Good morning students, welcome to the next lecture. In the previous lecture we have discussed about outbreeding devices, pollen pistil interactions and double fertilization, and today we are going to discuss about the post fertilization structure and events. इस चैप्टर को हमने जो 3 मेन इवेंट्स में डिवाइड किया था, या इसके 3 जो मेन टॉपिक्स है, दैट इज़ अ प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स. तो 3 मेन टॉपिक हैं इस चैप्टर के. 2 हमने कर लिए हैं, अब ये थर्ड वाला हम करने जा रहे हैं. दैट इज़ आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट 2. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द पोस्ट फर्टिलाइजेशन. पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जो इवेंट होते हैं, दैट आर द एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मेच्योरेशन ऑफ द ओव्यूल इनटू सीड एंड मेच्योरेशन ऑफ द ओवरी इनटू द फ्रूट. तो ये 3 मेन इवेंट्स आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन में. एक एंडोस्पर्म का बनना, एम्ब्रियो का बनना, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म, एंड ओव्यूल, एक मेच्योर ओव्यूल का सीड में कन्वर्ट हो जाना और ओवरी का फ्रूट में कन्वर्ट हो जाना. तो ये जो 3 इवेंट्स हैं, ये 4 इवेंट्स हैं, दैट आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. अगर हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन की डिफिनीशन देखें तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन टू डेवलप अ सीड फ्रॉम द ओव्यूल एंड फ्रूट फ्रॉम द ओवरी. ओव्यूल से सीड बनना और ओवरी से फ्रूट बनना फर्टिलाइजेशन के बाद, इसमें जो सारे इवेंट्स होंगे, ओव्यूल से सीड बनने में और ओवरी से फ्रूट बनने में जो सारे इवेंट्स होंगे या जो सारे चेंजेस होंगे, उन इवेंट्स को, उन सीरीज ऑफ इवेंट्स को या उन सारे चेंजेस को हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं. सो इट इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन टू डेवलप अ सीड फ्रॉम द ओव्यूल एंड फ्रूट फ्रॉम द ओवरी. तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ओव्यूल जो है उसका क्या बन चुका है, उसमें जो एग है उसका जाइगोट बन चुका है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा. और जो ओवरी है जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, एम्ब्रियो बन जाएगा, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी. तो ये जो फर्टिलाइजेशन के बाद इवेंट हुए, सीड में ओव्यूल का सीड में बनना और ओवरी का फ्रूट में बनना, दैट इज़ अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन आपको क्लियर होनी चाहिए. फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट होता है जिससे जाइगोट बनता है. फिर जाइगोट जो है वो डेवलप होता है सीड में. तो हमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, उसमें जो जाइगोट बना था वो सीड में डेवलप होगा. और जो हमने ट्रिपल फ्यूज़न पढ़ी थी उसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना था, वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंडोस्पर्म बनाएगा. तो ये 2 मेन इवेंट्स हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन के जो सबसे पहले होंगे. सबसे पहले होगा एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, उसके बाद होगा एम्ब्रियो फॉर्मेशन या उसके बाद होगा सीड फॉर्मेशन फ्रॉम द जाइगोट. तो सबसे पहले हम एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट जो है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले होती है. क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो को डेवलपमेंट करने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए. और वो खाना कौन प्रोवाइड करवाएगा? एंडोस्पर्म प्रोवाइड करवाएगा. जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है कि एंडोस्पर्म इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू, इसमें खाना स्टोर होता है. अब ये एम्ब्रियो कहाँ से बनेगा? जो जाइगोट बना है, जाइगोट विल डेवलप इनटू द एम्ब्रियो. तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के लिए हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए. तो उस न्यूट्रिशन को कौन प्रोवाइड करवाएगा? एंडोस्पर्म प्रोवाइड करवाएगा. इसलिए एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो से पहले बनता है. अब जो एंडोस्पर्म है, दैट सेल डिवाइड रिपीटडली एंड फॉर्म आ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू. सबसे पहले क्या होगा, जो हमने प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यहाँ हम पढ़ रहे हैं, और ये जो पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक था जिसके अंदर 2 सिनर्जिड थे और 1 एग सेल था, 3 एंटीपोडल सेल थे. वो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग सेल है उसका तो बन गया फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट. सिनर्जिड का काम खत्म हो गया था क्योंकि इनका काम था गाइड करना पोलन ट्यूब को एग तक पहुंचने में, पोलन ट्यूब को एग तक पहुंचने के लिए गाइड करना. तो सिनर्जिड का काम खत्म हो, इसलिए ये भी डीजनरेट हो जाएंगे, एंटीपोडल सेल भी डीजनरेट हो जाएंगे. और उसके बाद अब हमारे पास बच जाएगा एक जाइगोट और सेंटर में एक ट्रिपल फ्यूज़न वाला प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. और ये जो बाहर का पूरा सेल बचा जिसको एम्ब्रियो सैक कहते थे पहले हम, वो बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. तो ये आपने ध्यान रखना है कि जिसको हम सेंट्रल सेल कहते थे या एम्ब्रियो सैक कहते थे, वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो गया. उसके अंदर हमें एक न्यूक्लियस मिला ट्रिपल फ्यूज़न के बाद जो ट्रिप्लॉइड है, और एक न्यूक्लियस मिला डिप्लॉइड जिसको हम जाइगोट कह रहे हैं. अब नेक्स्ट हम जो डेवलपमेंट पढ़ने जा रहे हैं वो डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं हम एंडोस्पर्म की. जाइगोट की डेवलपमेंट जब होगी तो वो हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ेंगे. अब हम एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो आपने ये ध्यान में रखना है कि हम किसकी डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल की. अब ये कैसे बिहेव करेगा, ये कैसे इससे एंडोस्पर्म बनेगा. सो ये जो
ट्रिप्लॉइड फ्यूज़न वाला न्यूक्लियस है, इसके बाहर जितना भी सेल है वो बन गया ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। इसके टिश्यूज़ में बाहर क्या भर जाएगा? खाना। इट विल स्टोर द रिजर्व फूड मटेरियल फॉर टू प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो। मोस्ट कॉमन जो एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होती है दैट इज़ बाय द फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न, एंड दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज़ नोन एज अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये कैसे होती है आप डायग्राम से क्लियर कर सकते हैं हम लोग इसको। ये डायग्राम है। अब देखो, जब एंडोस्पर्म का जो सेल है जिसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कह रहे हैं, जब वो डेवलपमेंट शुरू करता है तो उसका जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है, हम जाइगोट की बात नहीं कर रहे हैं, जाइगोट को आपने अभी साइड में रखना है। जो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या होती है? न्यूक्लियस तो डिवाइड करेगा लेकिन सेल डिवाइड नहीं करेगा, सेल में कहीं वॉल नहीं बनेगी। तो आप जो सी डायग्राम देख रहे हैं उसमें न्यूक्लियस बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियस बन गए हैं लेकिन सेल वॉल किसी में नहीं बनी है, इसलिए एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। दैट इज नोन एज अ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो एक तो एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट इस तरह से होती है और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज फ्री, दैट इज फाउंड बाय फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। सेकेंड एंडोस्पर्म होता है, दैट इज सेकेंड टाइप को कहते हैं हम लोग सेलुलर टाइप एंडोस्पर्म, जो यहाँ बी डायग्राम में दिखा रखा है और यहाँ ऊपर वाली डायग्राम में भी बी डायग्राम में दिखा रखा है, जिसमें जैसे ही न्यूक्लियस की डिवीजन होती है साथ में सेल वॉल भी बन जाती है, साथ में सेल की भी डिवीजन हो जाती है। तो जितने न्यूक्लियस हैं बी वाले में उतने ही सेल भी हैं, क्योंकि सेल वॉल भी साथ में डिवाइड हो रही है, सेल वॉल भी साथ में बन रही है। तो एक इस तरह से एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होती है जिसको कहते हैं सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। फर्स्ट एंडोस्पर्म का नाम है दैट इज अ न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, जिसमें न्यूक्लियस तो बहुत सारे होते हैं लेकिन सेल में वॉल नहीं होती है, सेल की पार्टीशन नहीं होती है। और थर्ड टाइप जो एंडोस्पर्म है डेवलपमेंट, दैट इज अ हेलोबॉयल, जो आप यहाँ पे सी डायग्राम में देख रहे हैं और यहाँ पे ए डायग्राम में देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों का मिक्सचर होता है, बी और सी का मिक्सचर है, जिसमें पहले क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगी, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। उसके बाद इसमें क्या होगी, एक साइड में कुछ न्यूक्लियस चले जाएंगे और कुछ न्यूक्लियस दूसरी साइड चले जाएंगे, अपर साइड में चले जाएंगे और एक वॉल बन जाएगी बीच में। तो इसमें क्या हुआ कि सेल वॉल बन गए। ऐसे धीरे धीरे इसमें क्या होगा कि धीरे धीरे थोड़े थोड़े टाइम के बाद सेल वॉल बनना शुरू हो जाएंगे और बाद में ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेलुलर टाइप में ही कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में इसमें क्या होगा, बहुत सारी पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होंगी, उसके बाद इसमें वॉल बनेगी, एक साइड छोटा सेल बनेगा और एक साइड बड़ा सेल बनेगा। फिर जो छोटा सेल होगा फिर इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे और फिर उनमें लास्ट में वॉल बनना शुरू हो जाएगी। जो ऊपर वाला सेल है उसमें भी देखिए 6 न्यूक्लियस बने हुए हैं, तो पहले इसमें और न्यूक्लियस बनेंगे, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगी, बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे और लास्ट में जाके क्या होगा, फिर इसमें जो है वो सेल वॉल फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी और ये भी सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो कुछ एक में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, कुछ एक में जो है वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है जो बी डायग्राम में दिखा रहेगा, और कुछ एक में हेलोबॉयल एंडोस्पर्म होता है जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन के साथ सेल डिवीजन भी होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिवीज़न इज इक्वल टू द सेल डिवीज़न, ये आपने ध्यान रखना है। ये सेलुलर टाइप और हेलोबॉयल टाइप में एक डिफरेंस है। सेलुलर टाइप का जो एंडोस्पर्म होता है उसमें जितने न्यूक्लियस उतने ही बार सेल भी डिवाइड करता है, लेकिन हेलोबॉयल में जितने न्यूक्लियस उतना ज़रूरी नहीं कि उतनी बार सेल भी डिवाइड करे। जैसे मान लो यहाँ पे 50 न्यूक्लियस हैं, यहाँ सी डायग्राम में आपको मान लो दिखाई दे रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें 50 टाइम्स ही जो वो सेल भी डिवाइड करेगा। हो सकता है सेल जो वो 25 टाइम डिवाइड करे और एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस रहें। तो ये डिपेंड करता है हेलोबॉयल टाइप के ऊपर कि उसमें कितनी न्यूक्लियर डिवीजन होंगी, लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ द सेल डिवीजन। हेलोबॉयल में होता है और सेलुलर डिवीजन में इक्वल होती हैं, और जो न्यूक्लियर टाइप है उसमें कोई भी सेल डिवीजन नहीं होती, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन ही होती हैं। तो दीज आर द 3 टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म। के बार पेपर में पूछते हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, इनकी डायग्राम आपको आनी चाहिए। जैसे न्यूक्लियर की डायग्राम में सिर्फ आपने सेल बनाना है, एक साइड जाइगोट बनाना है और फ्री न्यूक्लियस बना देने हैं साइड में। साइड सेंटर इसलिए खाली छोड़ा है क्योंकि आपको पता है कि जो प्लांट सेल होता है, एंडोस्पर्म इज अ प्लांट सेल, तो इसके सेंटर में लास्ट सेंट्रल वैक्यूल होती है। जो सेलुलर टाइप है उसमें जितने न्यूक्लियस उतने ही सेल वॉल भी बन गई हैं। तो ये एक तरह का यू कैन से दैट मल्टी सेलुलर टिश्यू है, मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म टिश्यू बन गया। और हेलोबॉयल में जितने न्यूक्लियस हैं उतनी बार सेल डिवीज़न नहीं हुई है, हो सकता है फर्दर हो लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी आपको बी में सेलुलर में दिखाई दे रही है। तो दिस इज़ द टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। अब आगे हम कर रहे हैं कि जो एंडोस्पर्म है उसका एग्जाम्पल है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर जो है दैट इज़ उसमें जो टेंडर या पानी जैसा जो निकलता है वो उसका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, और जो उसकी वाइट जो है वो पार्ट होता है जिसको हम लोग खाते हैं दैट इज़ अ सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। तो कोकोनट के अंदर दोनों तरह के एंडोस्पर्म दिखाई देते हैं। जो सेंटर में पानी होता है दैट इज़ अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म,
जिसमें न्यूक्लियर डिवीज़न हुई है लेकिन सेल डिवाइड नहीं किया है, वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। और जो सॉलिड पार्ट होता है वाइट कलर का जिसको हम ईट करते हैं, दैट इज़ अ वाइट कर्नल जिसको कहते हैं, दैट इज़ अ सेलुलर एंडोस्पर्म। तो कोकोनट में आपको दोनों तरह के एंडोस्पर्म दिखाई देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एंडोस्पर्म जो है जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तो पी, ग्राउंडनट, बीन्स, ये कुछ एक एग्जाम्पल है। इनमें एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता, एंडोस्पर्म का कोई पार्ट नहीं बचता। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के टाइम सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाएगा। और बिफोर सीड मेच्योरेशन, सीड के मेच्योर होने, इन तीनों के सीड मेच्योर होने से पहले और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कंप्लीट होने तक सारा का सारा जो एंडोस्पर्म जो है वो कंज्यूम हो चुका होता है। लेकिन कैस्टर और कोकोनट में सीड की डेवलपमेंट की कंप्लीट होने के बाद, ये सीड के मेच्योर होने के बाद और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद भी एंडोस्पर्म बच जाता है, मे परसिस्ट इन द मेच्योर सीड, और वो फिर सीड जर्मिनेशन में यूज़ होता है। वो जो खाना बच गया एंडोस्पर्म का, वो बाद में सीड जब जर्मिनेट करेगा, जब वो ज़मीन में लगेगा और सॉइल से निकलेगा तो तब वो खाना यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पे एक एक्टिविटी बता रखी है कि कुछ एक जैसे कैस्टर, पी, बीन्स, ग्राउंडनट, इनके सीड आप कलेक्ट करें, इनको खोल के देखें कि किस में एंडोस्पर्म है और किस में एंडोस्पर्म नहीं है। जैसे वीट, राइस एंड मेज़, इनका आपने देखना है कि क्या इनमें एंडोस्पर्म परसिस्टेंट है या नहीं है। सो अपने वीट, राइस एंड मेज़ में फाइंड आउट करना है कि वेदर एंडोस्पर्म उसमें परसिस्टेंट होता है या नहीं होता है। एक बात आपने ध्यान रखनी है कि ये जो हम फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न की बात कर रहे हैं, वो ये जो आप ए डायग्राम में प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल देख रहे हैं, इसमें होंगी फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न या फिर सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म या फिर जो हेल्वल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म होगा वो ही इसी एक सेल में बनेगा। यही सेल जो है वो बाद में बनाएगा, जो बाहर वाला बड़ा सेल है जिसको प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहा जा रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जाइगोट बाद में एम्ब्रियो बनाएगा, सिनर्जी डीजनरेट हो जाएंगे, एंटीपोडल डीजनरेट हो जाएंगे और आपके पास एक जाइगोट बचेगा अंदर और एक प्राइमरी एंडोस्पर्म, ये बड़ा वाला ग्रीन सेल बचेगा। इसी में न्यूक्लियर डिवीज़न होंगी और यही बाद में जो वो एंडोस्पर्म बनाएगा। वो किसी भी टाइप का हो सकता है, फ्री न्यूक्लियर भी हो सकता है, सेलुलर भी हो सकता है, हेलोबॉयल भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज़ एम्ब्रियो। दिस इज इम्पॉर्टेंट वन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। एंड एम्ब्रियो जो है वो हमेशा कौन से एंड पे डेवलप होता है? माइक्रोपाइल एंड पे डेवलप होता है। तो आप ये डायग्राम देखिए, इसमें देखिए ये जाइगोट बना हुआ है, जाइगोट सिनर्जिड माइक्रोपाइल एंड पे होते हैं। जाइगोट भी उसमें सिनर्जिड में जो एक बीच वाला एग सेल था उसके साथ मेल गेमेट की फ्यूज़न से बना, तो इसलिए ये माइक्रोपाइल एंड पे प्रेजेंट है। तो जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी दैट इज़ टूवर्ड द माइक्रोपाइल एंड, ये आपने याद रखना है, एम्ब्रियो डेवलप टूवर्ड द माइक्रोपाइल एंड। देन नेक्स्ट है जाइगोट जो है वो माइक्रोपाइल एंड पे होता है, इसलिए एम्ब्रियो की डेवलपमेंट भी माइक्रोपाइल एंड पे होगी। जाइगोट डिवाइड करेगा और कुछ अमाउंट जो है डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। जाइगोट तभी डिवीज़न शुरू करेगा जब थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बन गया है, क्योंकि जाइगोट को डिवीज़न करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए खाना चाहिए। वो खाना कौन देगा? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो है वो बनता रहेगा और जाइगोट भी साथ में डेवलपमेंट करता रहेगा, लेकिन एंडोस्पर्म का बनना पहले शुरू हो जाएगा, उसमें पहले जो है वो डेवलपमेंट शुरू हो चुकी होगी जिससे वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा सके। उसके बाद है जो मोनोकोट्स और डाइकोट्स। अब दो तरह के प्लांट्स होते हैं जिसमें मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। एक में मोनोकोट्स जिनमें सिंगल कोटिलीडन होता है, डाइकोट्स जिनमें दो कोटिलीडन होते हैं। लेकिन जो इनिशियल स्टेजेस हैं इनके एम्ब्रियो बनने की वो दोनों में सिमिलर हैं, बाद में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, लेकिन इनिशियल स्टेजेस ऑफ सीड डेवलपमेंट या यू कैन से दैट एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन केस ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट इज सिमिलर। अब हम बात करेंगे जो डाइकोट्स हैं। सबसे पहले आपको जो स्टेजेस हैं जाइगोट या फिर एम्ब्रियो जिन स्टेजेस में पास होता है वो स्टेजेस आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इज प्रो एम्ब्रियो, देन ग्लोबुलर, हार्ट शेप एंड मैच्योर एम्ब्रियो। तो ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए कि पहले जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो बनता है, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, फिर हार्ट शेप बनता है एंड फिर मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। तो दिस आर द स्टेजेस विच द एम्ब्रियो पास थ्रू। देन नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कैसे उसकी डेवलपमेंट होती है। तो आपको ये मैं नोट्स फॉर्म के मैं बता रही हूँ। सबसे पहले एक बार हम एम्ब्रियो के बारे में ओवरव्यू कर लेते हैं कि एम्ब्रियो डिप्लॉयड सेल जाइगोट से बनता है, ये माइक्रोपाइल एंड पे डेवलप होता है। उसके बाद एम्ब्रियो की डेवलपमेंट एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट से बाद में शुरू होती है, क्योंकि एंडोस्पर्म को खाना प्रोवाइड करवाना होता है। उसके बाद है जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की स्टेजेस है मोनोकोट डाइकोट में, वो इनिशियल स्टेजेस सिमिलर हैं। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है जब जाइगोट बनता है और जाइगोट फिर 2 सेल स्टेज में जाता है, फिर 8 सेल स्टेज, फिर ग्लोबुलर स्टेज, फिर हार्ट शेप स्टेज, फिर टॉर्पेडो स्टेज और फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो। तो ये आपको स्टेजेस याद होनी चाहिए। जो 2 सेल स्टेज और 8 सेल स्टेज है इसको आप प्रो एम्ब्रियो स्टेज कहते हैं, फिर ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप, फिर एक होती है
टॉर्पीडो एंड फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। तो ये स्टेजेस का सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं डाइकॉट एम्ब्रियो के बारे में। डाइकॉट एम्ब्रियो और मोनोकॉट एम्ब्रियो में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है, लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द मोनोकॉट एम्ब्रियो। डाइकॉट एम्ब्रियो के इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या हैं, आपको साथ में इसकी डायग्राम भी क्लियर होनी चाहिए डाइकॉट एम्ब्रियो की। डाइकॉट एम्ब्रियो में सबसे पहले एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस कहा जाता है मेन एम्ब्रियो को, मेन एम्ब्रियो की जो एक्सिस होती है, जो मेन एम्ब्रियो होता है उसको एम्ब्रियोनल एक्सिस कहा जाता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिवाइड होती है। जो यू कैन से दैट जो एम्ब्रियो है, जो मेन एम्ब्रियो है, दैट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रीजन। उसका पहला रीजन है कॉटिलीडन, डायग्राम में आप देख रहे हैं, क्योंकि हम डाइकॉट के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ 2 कॉटिलीडन दिखा रखे हैं। देन नेक्स्ट होते हैं सीड लीव्स। सीड लीव्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं प्लूम्यूल के ऊपर। जो प्लूम्यूल आप देख रहे हैं, इसका फंक्शन आप प्लूम्यूल का आगे पढ़ेंगे, लेकिन प्लूम्यूल आर प्रेजेंट ओवर द सीड लीव्स आर प्रेजेंट ओवर द प्लूम्यूल। अब सीड लीव्स का काम क्या होता है, सीड लीव्स बहुत छोटे यंग ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं, वेरी स्मॉल यंग ग्रीन कलर लीव्स विच कवर्ड द वेरी डेलिकेट प्लूम्यूल। प्लूम्यूल बहुत डेलिकेट होता है, इसमें शूट अपेक्स होती है जहाँ से शूट निकलेगी बाद में, तो ये उसको कवर करके रखते हैं। इसके अलावा जो सीड लीव्स हैं वो खाना स्टोर करके रखते हैं और नरिशमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, किसको, रेडिकल और प्लूम्यूल दोनों को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि रेडिकल से रूट निकलेगी और प्लूम्यूल से शूट निकलेगी। पिछली क्लास में आपने पढ़ा भी होगा कि रेडिकल से रूट डेवलप होती है और प्लूम्यूल से शूट डेवलप होती है। तो उनको जो खाना चाहिए डेवलपमेंट के लिए वो सीड लीव्स देंगे, नरिशमेंट ये देंगे, और साथ में सीड लीव का काम खाना स्टोर करना है। उसके बाद है एपिकोटाइल। एपिकोटाइल क्या होता है, पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द कॉटिलीडन। कॉटिलीडन से ऊपर जो एम्ब्रियो की एक्सिस है दैट इज़ अ एपिकोटाइल, और जो टर्मिनेट कहाँ होती है, टर्मिनेट एट द प्लूम्यूल, जो प्लूम्यूल पे आके ख़त्म हो जाती है। तो कॉटिलीडन के माउथ से शुरू करें और प्लूम्यूल तक, जहाँ पे प्लूम्यूल का एरो लगा हुआ है, यहाँ तक जो एम्ब्रियो की एक्सिस है दैट इज़ अ एपिकोटाइल। उसके बाद है हाइपोकोटाइल, पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो एक्सिस बिलो द कॉटिलीडन। अब प्लूम्यूल से नीचे जो आप देख रहे हैं जो रेडिकल पे ख़त्म हो रही है दैट इज़ द हाइपोकोटाइल। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो जहाँ से कॉटिलीडन यहाँ नीचे से शुरू हो रहे हैं, जहाँ पे ये 2 पार्टीशन हो रही हैं, जहाँ से नीचे से शुरू हो रहे हैं प्लूम्यूल तक, वहाँ पे है एपिकोटाइल, और फिर प्लूम्यूल से नीचे से लेके रेडिकल तक वो है हाइपोकोटाइल। तो एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल आपको पता होना चाहिए। द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द कॉटिलीडन इज एपिकोटाइल एंड बिलो द कॉटिलीडन इज हाइपोकोटाइल। और एपिकोटाइल प्लूम्यूल पे खत्म होती है और हाइपोकोटाइल रेडिकल पे खत्म होती है। प्लूम्यूल क्या है, स्टेम टिप है, शूट टिप है जहाँ से शूट निकलेगी फ्यूचर में, रेडिकल रूट टिप है जहाँ से रूट निकलेगी फ्यूचर में, और रेडिकल के ऊपर रूट कैप होती है जो रेडिकल को प्रोटेक्ट कर रही है, जो बाद में रूट की कैप की फॉर्म में डेवलप हो जाएगी। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द डाइकॉट एम्ब्रियो। तो ये आपको नोट्स फॉर्म में या पॉइंट्स फॉर्म में मिल गए हैं, तो आपको इसी फॉर्म में अगर आप अटेम्प्ट करेंगे या इसी फॉर्म में लर्न करेंगे तो आपको ईजी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें मोनोकोट एम्ब्रियो। तो ये है मोनोकोट का एम्ब्रियो। इसमें सबसे पहले स्टार्ट करें एम्ब्रियो एक्सिस, मेन एक्सिस एम्ब्रियो विच डिवाइडेड इन डिफरेंट रीजन। इसमें भी मेन एक्सिस जो एम्ब्रियो है उसके डिफरेंट रीजन है। नंबर 1 कॉटिलीडन। इसमें मोनोकोट में, क्योंकि मोनोकोट है तो एक ही कॉटिलीडन होता है, लेकिन कुछ एक जो मोनोकोट हैं उनमें इनिशियली 2 कॉटिलीडन बनते हैं, लेकिन बाद में दूसरा कॉटिलीडन रिड्यूस्ड हो जाता है और उसको कहा जाता है एपीब्लास्ट। जो यहाँ लिखा हुआ दूसरा कॉटिलीडन रिड्यूस्ड हो गया है, क्योंकि ये मोनोकोट था तो एक ही बनना था, लेकिन दूसरा बना दूसरा भी साथ में, लेकिन दूसरा रिड्यूस हो गया। सो ओनली 1 सीड लीव परसिस्ट। इसमें एक ही सीड लीव होता है, दैट इज टर्म्ड एज अ स्कचलम। तो आप ये स्कचलम देख रहे हैं, यहाँ पे लेबल किया हुआ, दिस इज द 1 सीड लीव ओवर द एम्ब्रियोनल एक्सिस दैट इज नोन एज अ स्कचलम लोकेटेड एट द 1 साइड ऑफ एक्सिस। देखो एक साइड चला गया है एम्ब्रियो के, एक साइड चला गया है ये। उसके बाद है प्लूम्यूल जिसको शूट टिप यहाँ लेबल किया हुआ है। उसके बाद है रूट टिप, रेडिकल जिसको कहा जा रहा है, देन रेडिकल इज अ रूट टिप। उसके बाद है सिलोराइजा एंड सिलोपटाइल। सिलोराइजा है शीट एनक्लोजिंग रेडिकल एंड रूट कैप और रेडिकल के ऊपर जो एम्ब्रियो की शीट है दैट इज़ नोन एज अ सिलोराइजा। और सिलोपटाइल क्या है, शीट एनक्लोजिंग प्लूम्यूल एंड फ्यू लीव प्राइमोडिया। इसमें क्या होता है, जो शूट अपेक्स होती है इसके ऊपर कुछ यंग लीव्स होते हैं जिनको कहते हैं लीफ प्राइमोडिया, जहाँ से बाद में जब सीड जर्मिनेट करेगा तो वहाँ से पहले 2 जो सीड निकलेंगे वो इन्हीं 2 लीफ प्राइमोडिया से निकलेंगे जो शूट अपेक्स के ऊपर कवर्ड हैं। शूट अपेक्स छोटी सी है बीच में, उसके ऊपर आप देख रहे हैं कोन शेप लीफ प्राइमोडिया है। तो इनके ऊपर जो एम्ब्रियो की एक्सिस है दैट इज़ नोन एज अ सिलोपटाइल। तो शूट अपेक्स के ऊपर जो एम्ब्रियो की एक्सिस है सिलोपटाइल, और जो रेडिकल के नीचे जो एम्ब्रियो की एक्सिस है दैट इज़ नोन एज अ सिलोराइजा। तो सिलोपटाइल और सिलोराइजा का बहुत बार 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दीज आर द कॉटिलीडन्स और दीज आर द एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। इसकी थ्योरी यहाँ पे भी दे रखी है, आप यहाँ से थ्योरी में से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स फॉर्म में करेंगे तो ज़्यादा आपको ईजी रहेगा। उसके बाद है
जो एम्ब्रियो एक्सिस होती है मोनोकोट की वो एक साइड होती है, स्कैचुलम एक साइड चला जाता है और एम्ब्रियो एक्सिस एक साइड चली जाती है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद है देन नेक्स्ट एक एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पे, सोक अ फ्यू सीड्स इन द वाटर, वीट मेज पी किसी के भी आप कर सकते हैं ओवरनाइट, उनको स्प्लिट करना है सीड को और उनमें ऑब्जर्व करना है पार्ट्स ऑफ वेरियस एम्ब्रियो एंड द सीड। एक चीज़ यहाँ पे जो है वो डिस्कस की हुई है, द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियो एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ सेक्लम इज Scuculum is epicotyle and epicotyle has a shoot apex and a few leaf primordia enclosed in the hollow follicular structure called सिलोपटाइल। जो एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल यहाँ पे मोनोकोट्स में भी सेम डेफिनेशन रहेगी इसमें, जैसे आपने डाइकोट में पढ़ी कि जो शूट अपेक्स से ऊपर वाला हिस्सा है दैट इज़ नोन एज अ एपिकोटाइल और जो शूट अपेक्स से नीचे वाला हिस्सा है रेडिकल की तरफ दैट इज़ नोन एज अ हाइपोकोटाइल। शूट अपेक्स के ऊपर सिलोपटाइल होती है और रूट अपेक्स के ऊपर या रेडिकल के ऊपर सिलोराइजा होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि जो एपिकोटाइल के ऊपर शूट अपेक्स, एपिकोटाइल में शूट अपेक्स और लीफ प्राइमोडिया आते हैं और उनके ऊपर जो फॉलिकुलर शीट है, फॉलिकुलर या फिर जो एक शीट चढ़ी हुई है एम्ब्रियो की दैट इज़ नोन एज अ सिलोपटाइल। देन नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है, अभी तक तो हमने मोनोकोट और डाइकोट के जो है वो कॉटिलिडन्स के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कैसे बनता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन द मोनोकोट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन द डाइकोट्स। ये डायग्राम्स यहाँ पे दे रखे हैं, ये अलग से क्वेश्चन आ जाता है एम्ब्रियोजेनी के बारे में, जो यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में तो ज़्यादा नहीं डिस्कस किया हुआ लेकिन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और एम्ब्रियोजेनी, जाइगोट जो है वो बनता है दैट इज़ द आफ्टर अ पीरियड ऑफ रेस्ट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। जाइगोट बाद में एम्ब्रियो में डेवलप होगा एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो फ्रॉम द डिप्लॉयड जाइगोट इज नोन एज अ एम्ब्रियोजेनेसिस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट से एक मैच्योर एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अब डाइकोट का एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, ये डायग्राम यहाँ दे रखी है, आपको इसको अच्छे से पहले स्टडी करना है। देखो जाइगोट है ए डायग्राम में, उसके बाद बी डायग्राम में जाइगोट में डिवीज़न हो गई, ट्रांसवर्स डिवीज़न हुई जिसमें नीचे एक टर्मिनल सेल बन गया और ऊपर वाला बेसल सेल बन गया। फिर फर्दर इसमें डिवीज़न हुई, ऊपर वाला वेसिकुलर सेल बन गया, नीचे जो है वो फर्दर डिवीज़न होती जा रही है। आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। देखो जो डाइकोट एम्ब्रियो होता है उसमें जो डेवलपमेंट है दैट इज़ एंडोस्कोपिक। एंडोस्कोपिक का मीनिंग होता है अपेक्स इज डाउनवर्ड और टूवर्ड द इनसाइड। जो इसकी अपेक्स होती है वो नीचे की चलेजल एंड की तरफ होती है। डेवलपमेंट तो माइक्रोबाइल एंड से शुरू होती है एम्ब्रियो की, क्योंकि जाइगोट माइक्रोबाइल एंड से अटैच है, लेकिन इसकी जो अपेक्स होती है जाइगोट की जहाँ से एम्ब्रियो बनेगा वो उसकी नीचे की तरफ चलेजा की तरफ होती है और जहाँ से एम्ब्रियो अटैच रहेगा एंडोस्पर्म के साथ वो उसका माइक्रोपाइल एंड पे सस्पेंसर होता है, जो आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, जिसको वेसिकुलर सेल या सस्पेंसर भी कहा जा रहा है। सबसे टॉप मोस्ट सेल है वेसिकुलर सेल, तो ये माइक्रोपाइल एंड से जुड़ा हुआ होगा और जो इसकी अपेक्स होगी जहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वो इसके चलेजल एंड पे होगा। सो फर्स्ट डिवीज़न हुई जाइगोट में, ट्रांसवर्स डिवीज़न हुई, बीच में से कट हुआ, ट्रांसवर्स टीएस आप समझते हैं, ट्रांसवर्स डिवीज़न हुई और इससे ये इसके दो सेल बन गए दैट इज़ अ बेसल सेल एंड टुवर्ड द माइक्रोपाइल एंड टर्मिनल सेल टुवर्ड द चलेजल एंड। तो ये जो दो सेल बने हैं, ऊपर वाले सेल को बेसल सेल कहा गया और नीचे वाले सेल को दैट इज़ अ टर्मिनल सेल कहा गया। देन चलेजल एंड की तरफ बेसल सेल जो ऊपर वाला सेल है, फिर फर्दर उसमें ट्रांसवर्स डिवीज़न हुई और जो टर्मिनल सेल है दोनों उसमें लॉन्गिट्यूडल डिवीज़न हुई और 4 सेल्ड टी शेप्ड प्रो एम्ब्रियो डेवलप हो गया। तो आप ई डायग्राम में देखो एक टी शेप एम्ब्रियो डेवलप हो गया है जिसमें जो ऊपर वाला सेल था जिसको बेसल सेल कहा जा रहा था उसमें हुई ट्रांसवर्स डिवीज़न और जो नीचे वाला सेल है टर्मिनल सेल उसमें हुई लॉन्गिट्यूडल डिवीज़न। लॉन्गिट्यूडल मतलब लंबाई में और ट्रांसवर्स मतलब चौड़ाई में या फिर ट्रांसवर्स प्लेन में डिवीज़न हुई और एक टी शेप्ड प्रो एम्ब्रियो बन गया। ई डायग्राम में आपने देखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, जो बेसल सेल थे दैट डिवाइड बाय ट्रांसवर्स डिवीज़न एंड 6 to 10 सेल्ड सस्पेंसर डेवलप हो गया। जो ऊपर वाला सेल था उसमें 6 से 10 ट्रांसवर्स डिवीज़न हुई फास्ट और उसमें क्या डेवलप हो गया, सस्पेंसर। तो आप ये सस्पेंसर देख रहे हैं, सस्पेंसर मतलब एक सेल के ऊपर एक टायर बन गया, 6 से 10 सेल का पूरा एक ढेर बन गया, जिसमें से जो बीच वाले सेल हैं वो तो नॉर्मल साइज़ के रहे, उनको सस्पेंसर कह दिया गया और जो टॉप मोस्ट सेल था, जो अपर मोस्ट सेल था वो एनलार्ज हो गया, बड़ा हो गया और उसको कहा गया वेसिकुलर सेल। और इस सेल को होस्टोरिया भी कहते हैं, जैसे यहाँ डायग्राम में दिखा रखा। और इसी सेल की हेल्प से ये जो एम्ब्रियो है वो एंडोस्पर्म के अंदर तक जो है वो अटैच है, ये एंडोस्पर्म के अंदर से खाना खींच के लाएगा और एम्ब्रियो को प्रोवाइड करवाएगा डेवलपमेंट के लिए। तो दिस इज़ अ होस्टोरिया। होस्टोरिया आपको पता है वो रूट्स होती हैं जो अपने होस्ट से खाना
जो है वो ड्रेन करके ले आती हैं। तो ये वेसिकुलर सेल या फिर ये होस्टोरिया सेल जिसको कहेंगे, यही काम करेगा, एंडोस्पर्म से खाना ले आएगा और डेवलपिंग कॉटिलिडन और डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोवाइड करवाएगा। देन द लोअर मोस्ट सेल, जो सबसे नीचे वाला सेल है, उसको हाइपोफिसिस कहा जाता है और हाइपोफाइसिस जो है वो बाद में रेडिकल बनाएगा और रूट कैप बनाएगा, जो एच डायग्राम में यहाँ दिखा रखा है। आप देख रहे हैं कि जो रेडिकल यहाँ पे 4 सेल जिनको लेबल किया हुआ है, दैट आर नोन एज अ लोअर मोस्ट सेल से बने हैं और जिसको हाइपोफिसिस कहा जाता था, जिसको रेडिकल और रूट कैप जिसने बना दी है। अब बचे नीचे के एपिकल सेल, जिनमें लॉन्गिट्यूडल डिवीजन हुई थी और जिन्होंने एक गोल एम्ब्रियो बना दिया था, प्रो एम्ब्रियो बना दिया। अब उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन भी होंगी, उसमें पेरिक्लिनल डिवीजन भी होंगी और जो 4 सेल वाला एम्ब्रियो था वो ग्लोबुलर एम्ब्रियो बन जाएगा 16 सेल्ड। और उसके बाद उसमें जो है वो ग्लोबुलर एम्ब्रियो में जो है वो कॉटिलिडन की डिफ्रेंशिएशन शुरू हो जाएगी और वो एक हार्ट शेप एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, जैसे यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है। ये देखो हार्ट शेप एम्ब्रियो बन गया है, क्योंकि ये जो नीचे ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना, जिसकी सबसे बाहर वाली लेयर थी डर्मेटोजन, बीच वाली लेयर पेरिबलम और सबसे सेंटर की लेयर प्लूरोम। तो ये 3 लेयर बन गई एम्ब्रियो की और बाद में ये तीनों लेयर जो हैं वो पूरी जो बॉडी है प्लांट की वो डेवलप करवाएंगी। हम आपको पता है, आपने 11th में भी पढ़ा है कि कैसे शूट अपेक्स से और रूट अपेक्स से कैसे मेरिस्टेमेटिक सेल से पूरा का पूरा और जो प्लांट है वो डेवलप हो जाता है। तो यही तीनों लेयर जो मेरिस्टेमेटिक सेल की हैं एम्ब्रियो की, ये 3 लेयर में डिवाइड हो गए मेरिस्टेमेटिक सेल। यही लेयर जो है वो बाद में पूरी प्लांट बॉडी बना देंगे। डर्मेटोजन प्लांट की स्किन बनाएगी, जिसको एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस कहा जाता है। पेरिबलम उसका जो है वो ग्राउंड टिश्यू एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल बनाएंगे और प्लूरोन उसका जाइलम और फ्लोएम बनाएंगे। इस तरह से इससे पूरा का पूरा प्लांट डेवलप हो जाएगा। लेकिन ये जो आपको गोल दिखाई दे रहा है एम्ब्रियो यहाँ पे इस डायग्राम में, ये गोल नहीं रहेगा, राउंड ग्लोबुलर नहीं रहेगा। इसमें फर्दर क्या होगा, कॉटिलिडन की डेवलपमेंट शुरू हो जाएंगी। जो ये बिल्कुल सेल अटैच हैं ऊपर डर्मेटोजन के ऊपर बेसल या फिर सस्पेंसर के सेल्स के साथ अटैच हैं, यहाँ से निकलेगी रेडिकल, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं। ये रेडिकल निकलेगी और साथ में जो कुछ एक सेल हैं इसके साइड में, जो यहाँ पे कॉटिलिडन एच डायग्राम में कॉटिलिडन दिखा रखे हैं, साथ में बाहर की लेयर से क्या शुरू हो जाएगी, कॉटिलिडन की डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी और जो एम्ब्रियो एक्सिस है वो अंदर धंस जाएगी। जैसे ये स्टेम टिप रह गई और उसके बाद बाकी साइड में ये क्या बन जाएंगे, साइड के सेल में क्या डेवलपमेंट शुरू हो गई कॉटिलिडन की। तो साइड के जो सेल थे वो कॉटिलिडन बन गए और सेंटर में कुछ एक सेल जो हैं उसके वो राउंड शेप बीच में रह गए मेरिस्टेमेटिक सेल, जिनको स्टेम टिप कहेंगे। और जो कॉटिलिडन है वो बहुत फास्ट ग्रोथ करते हैं, दोनों साइड जो है वो ग्रो कर जाते हैं और सेंटर में जो है वो प्लूम्यूल के कुछ सेल रह जाते हैं, जो बाद में शूट टिप या स्टेम टिप बनाएंगे। और यहाँ से सस्पेंसर का जो सबसे नीचे वाला सेल है उससे बनेगी रेडिकल या रूट टिप और इस तरह से एम्ब्रियो जो है वो हार्ट शेप बन जाता है, जैसे यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है। द एम्ब्रियो और द कॉटिलिडन विल बिकम हार्ट शेप, जैसे ये यहाँ इस डायग्राम में दिखा रखा है। डाइकोट में एम्ब्रियो जो है वो हार्ट शेप हो जाता है। तो जो एपिकल सेल हैं दैट विल डेवलप इनटू द कॉटिलिडन एंड एम्ब्रियो, और जो ऊपर वाले सेल थे जिसको टर्मिनल सेल कहा जाता था, जिसको बेसल सेल कहा जा रहा था, नीचे वाले सेल को टर्मिनल सेल कहा जा रहा था, अपर वाले को बेसल। तो बेसल सेल से तो बन गए बेसिकुलर, सस्पेंसर और रेडिकल, और जो टर्मिनल सेल था जिसको एपिकल सेल भी कहा जा रहा था उससे बन गया कॉटिलिडन एंड एम्ब्रियो। सो दिस इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द डाइकोट एम्ब्रियो। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ अ मोनोकोट एम्ब्रियो। मोनोकोटिलिडन में जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है और डाइकोट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है वो कुछ एक सिमिलर है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो हम ये करेंगे। मोनोकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है उसमें क्या होता है कि सस्पेंसर सेल सिंगल सेल रहता है और उसको कहा जाता है बेसिकुलर। देयर इज़ ओनली वन टर्मिनल कॉटिलिडन, इसमें एक ही कॉटिलिडन होता है जिसको स्केचुलम कहा जाता है। दूसरा कॉटिलिडन ग्रास फैमिली में डेवलप होता है लेकिन वो बाद में रिड्यूस हो जाता है, उसको एपिब्लास्ट कहते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। ए डायग्राम आप देखें तो इसमें भी जाइगोट में 2 डिवीज़न हुई और 2 सेल बने, ऊपर वाले सेल को बेसल सेल कहा गया और नीचे वाले सेल को एपिकल सेल कहा गया। तो जो बेसल सेल है तो फर्दर डिवाइड हो गया CI सेल और M सेल में। ये नाम रखे गए हैं सेल को जिससे आपको ध्यान रहे कि कौन सा सेल बन रहा है। CI सेल फर्दर डिवाइड हुआ N और N डैश सेल में। N डैश सेल जो सबसे बाहर वाला है वो सस्पेंसर बनाएगा और सस्पेंसर यहाँ पे सिंगल सेल्ड होता है। जो आपने डाइकोट में देखा उसमें आपने सस्पेंसर देखा, देखो मल्टी सेलुलर सस्पेंसर है, बहुत सारे सेल हैं सस्पेंसर में, लेकिन मोनोकोट में सस्पेंसर का एक ही सेल होगा और वो कौन सा सेल है, N डैश। उसके बाद जो N सेल है दैट विल डेवलप इनटू द रूट कैप एंड M कंट्रीब्यूट टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ रूट कैप एंड पार्ट ऑफ रेडिकल। तो N जो है ये रूट कैप बनाएगा और M भी रूट कैप और रेडिकल बनाने में ही कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये हो गया रेडिकल वाला पार्ट, N हो गया सस्पेंसर,
N डैश और M हो गया रेडिकल। अब आपके पास बचा दैट इज़ अ नीचे वाला सेल CA सेल। उसके बाद जो है जो टर्मिनल सेल CA सेल बचा, इसमें वर्टिकल डिवीजन हुई। आप देख रहे हैं वर्टिकल डिवीजन हुई राइट एंगल टू ईच अदर, और 2 सेल बन गए, 4 सेल बन गए, दैट इज़ अ क्वाड्रेट, क्यू जिनको कहा गया। फिर फर्दर सेल ये और डिवीजन करेंगे, पेरिक्लिनल डिवीजन करेंगे, और एक पूरा सेल का मास बन जाएगा, गुच्छा बन जाएगा बार बार डिवीजन के करने की वजह से, और जो आप डी डायग्राम में देख रहे हैं रिपीटेड डिवीजन होती रहेंगी, और सेल जो है वो 2 रीजन में डिवाइड हो जाएंगे, L डैश एंड L। तो सेल के 2 जो हैं वो ग्रुप्स बन गए। ऊपर वाले ग्रुप को कहा जा रहा है L डैश और नीचे वाले ग्रुप को कहा जा रहा है L। जो L ग्रुप है दैट इज अ लोअर पार्ट ऑफ कॉटिलीडन formed, and while the upper part of cotyledon, hypocotyledon and plumule are formed by L dash region। तो आपने ये देख रहे हैं, ई डायग्राम में देख रहे हैं, जो नीचे वाला L रीजन के सेल हैं ये बनाएंगे लोअर पार्ट ऑफ कॉटिलीडन, और जो L डैश के ऊपर वाला जो L डैश है इसके जो सेल बनाएंगे वो बाकी जो कॉटिलीडन का हिस्सा बना जो L नहीं बना पाया L डैश बनाएगा, हाइपोकोटाइल बनाएगा L डैश, और साथ में प्लूमूल बनाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो L और L डैश बनाएंगे, N डैश सस्पेंसर बनाएगा, N और M रेडिकल बनाएंगे, और साथ में रेडिकल बनाने के साथ साथ रूट टिप भी बनाएंगे। सो दैट इज़ अ जो L डैश रीजन है वो बनाएगा प्लूमूल। हम इसमें मेन है प्लूमूल, L डैश रीजन बनाएगा, और जो कॉटिलीडन है वो L और L डैश दोनों मिलके बनाएंगे। और बाद में जब डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी कॉटिलीडन की, ये तो इस तरह का जो है वो डेवलपमेंट होगी इसकी। जो आप EF डायग्राम देख रहे हैं इसमें एक साइड जो है वो डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाती है, तो इसकी वजह से अंदर की तरफ जो है वो धंस गया है। आप देख रहे हैं एक बेंड पड़ जाता है इसके कॉटिलीडन में, और ये एक साइड डेवलपमेंट ज़्यादा होने की वजह से। ये नीचे जो ब्लैक कलर के सेल देख रहे हैं दैट आर द प्लूमूल, ऊपर जो ब्लैक कलर के सेल देख रहे हैं आप दीज आर द रेडिकल एंड रूट टिप सेल, और बीच में ये जो खाली सेल देख रहे हैं दैट आर द कॉटिलीडन सेल। तो इस तरह से मोनोकोट और डाइकोट की डेवलपमेंट होती है, मोनोकोट और डाइकोट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। So these are the diagram for the monocote embryo development and these are the diagram for the dicot embryo development। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मोनोकोट और डाइकोट में डेवलपमेंट का क्या तरीका है, तभी आप आसानी से एम्ब्रियोजेनी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो these are the topics which we have discussed today। एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ा हमने, 2 टाइप के हमने डाइकोट और मोनोकोट के एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को स्टडी किया। कई बार पेपर में आ जाता है मोनोकोट और डाइकोट के एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, और एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ा हमने, डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म और एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है। तो सो दिस इज़ ऑल फॉर यू फॉर टुडे। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट सीड एंड सम नेक्स्ट टॉपिक लाइक फ्रूट, सीड, ओवरी, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कल। तो एक बार आपने रिवीजन करनी है, आपने इन डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है एक बार, मोनोकोट और डाइकोट के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की, एंडोस्पर्म के डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, डाइकोट और मोनोकोट के एम्ब्रियो के डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, तभी ये आप जो है वो आसानी से कर पाएंगे इस क्वेश्चन को टाइम। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।